नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि पर जो एक हमारा प्रश्न उत्तर का सेशन हम लोग पहले एक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आपके प्रश्न और हैं, तो हम लोग इस सेशन में भी प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन पैदा करती है। ध्वनि निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। प्रहार द्वारा, अगर जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण, यदि हम धातु की प्लेट पर प्रहार करते हैं तो प्लेट में कंपन तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। तनाव द्वारा, यदि हम वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, सितार आदि के तारों में तनाव उत्पन्न करके छोड़ दें तो उसमें कंपन तथा ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु प्रवाह द्वारा, जब बांसुरी या सीटी बजाते हैं तो वायु स्तंभ से उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। घर्षण द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण की ध्वनि के कारण भी घर्षण के कारण भी ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि आप इन आवृत्तियों का परास क्या है। तो अश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि ध्वनि। तो अश्रव्य ध्वनि होगी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, और पराध्वनि होगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो हम लोग एक और प्रश्न देख रहे हैं वो है, एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर इतने सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल इतनी मीटर 1531 मीटर पर सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सेम प्रकार का प्रश्न हम आपकी बुक में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जल में ध्वनि का वेग आपका हमने वैल्यू लिख दी, समय वो भी लिख दिया, और पनडुब्बी में तथा चट्टान के बीच की दूरी d है, लेकिन सोनार स्पंद द्वारा जाकर टकरा के वापस आने में चली गई दूरी होगी 2d। तो बस दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, वैल्यूज रखी, हमारा आंसर आ गया। तो ये हम ऐसे कर चुके हैं बुक में भी, और यहाँ आपको पूरा एक सॉल्यूशन भी दिखा दिया। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विरलन कहते हैं। देखिए इस प्रकार आप एक स्ट्रक्चर बनाकर भी इसको समझाते हैं। बस ध्यान रखिए, ये जब आपको एक कंप्रेस दिखाना है तो पास पास बिंदुएं दिखा दीजिए, और जब विरलन दिखाना है तो थोड़ी दूर दूर बिंदु दिखा दीजिए, बस आपका चित्र भी आसानी से बन जाएगा। किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक बिजली से चलने वाली घंटी और इसको एक कांच के वायुरुद्ध बेलजार में लटकाइए। ये बेलजार वाला आपको पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझाना है। बस आप ये समझ लीजिए, हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन जो हमने बेलजार एक्सपेरिमेंट आपको समझाया था उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। अब यहाँ पे बेलजार को निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी का स्विच दबाने पर आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जैसे जैसे बेलजार से वायु बाहर निकलती जाएगी घंटी की आवाज धीमी होती जाती है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तो हमें क्या होगा, आवाज भी कम सुननी स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम सारी वायु निकाल देंगे तो हमें घंटे की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो इस प्रकार यह प्रयोग हमें यह दर्शाता है कि ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है? ध्वनि तरंगें एक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं जो माध्यम से होकर गति करते हैं। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन क्या होता है, अब वो अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं।
माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य कहते हैं। और अनुप्रस्थ जो होते हैं उसमें जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये समांतर है, इसलिए हम इसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है? आयाम ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें आवाज पहचानने में सहायता करता है। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें है वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, ध्वनि की चाल आपको ये दे रखी है। अगर हम ये दोनों चालें दे रखी हैं तो हम आंसर देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। इस कारण समान दूरी से आने वाले तड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जन कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है। एक और हमारा प्रश्न आया, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड है। तो वायु में ध्वनि का वेग आपका 344 मीटर पर सेकंड। आवृत्ति अगर हम 20 हर्ट्ज की ले रहे हैं तो ध्वनि में तरंगों के तरंगदैर्घ्य वेग इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। बस वैल्यू रखी, हमें पता चल गया 17.2 मीटर। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, हमने देखिए वैल्यू रखी और वही वेग इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य वो रखा और ये हमें सेकंड केस का मिल गया। तो अतः 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों को की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 17.2 मीटर तथा 0.0172 मीटर होगी। बस मेन आपको हमेशा हम ये कह रहे हैं, ये फॉर्मूलेस याद रखिए। और ये सारे फॉर्मूलेस ना एक पेज पर आप सारे एक साथ लिख लीजिए, आप कभी कोई भूलेंगे नहीं। और अगर आप उसका रिव्यू करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रश्न देख लिए हैं। अभी हमारा एक और सेशन होगा जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।